Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about the third topic और जो कि है ट्रस्ट. सो हमारी जो बात चली है कुछ लास्ट लेक्चर से वो हम गेट के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको गेट का इंट्रोडक्शन बताया था कि बेसिकली अगर हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस फर्स्ट पढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड गेट में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं. तो मैंने आपको बताया पहला जो होता है वो इंडिटर्मिनेसी होता है. तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होता है, किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होता है, फिर उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अगर स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ट्रस्ट के ऊपर निकालना है तो कैसे निकालें, इसके बारे में हम लोगों ने बात की. फिर हम लोग आगे गए, फिर मैंने आप लोगों को मैथड्स के बारे में बताया जो हमारा सेकंड टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको फोर्स मैथड एंड डिस्प्लेसमेंट मैथड्स को अगर हम बात करें तो उससे किस टाइप के क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं. और उसके साथ में मैंने ये भी बताया कि जो टॉस वन की अगर हम बात करें, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो गेट का जो सिलेबस होता है वो इंडिटर्मिनेसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सेकंड ट्रस्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, फोर्स मैथड से भी बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैथड फोर्स मैथड से भी बनते हैं, बट वो थोड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं. लेकिन इसके क्वेश्चंस आपको ज्यादा कहाँ देखने को मिल सकते हैं, लाइक आप कोई सब इंजीनियर का एग्जाम दे रहे हैं या आप स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं. तो ऐसे करके हमने दो टॉपिक हमारे कवर कर लिए थे. आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो थर्ड टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, ट्रस्ट नाम है. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके भी क्वेश्चंस आपको गेट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, या अदर कोई एग्जाम्स की भी अगर आप बात करें तो ट्रस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इस टॉपिक को पहले ध्यान से पढ़िएगा. यहाँ पढ़ने से पहले आप पीछे भी पढ़ के आएगा. मैंने पीछे जो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो हमारा कोर्स हुआ है उसमें मैंने आपको ट्रस्ट के बारे में पढ़ाया है, उसमें जो मेथड ऑफ जॉइंट होती है उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताया, उससे फुल लेंथ एक क्वेश्चन भी हमने किया है. तो पहले उसको पढ़िएगा, उसके बाद आप इसको देखेंगे. राइट. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं. सबसे पहले मैं ट्रस्ट का थोड़ा सा एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ. तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या पता होना चाहिए जब भी हम ट्रस्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं. तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट इज अ पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर. जो ट्रस्ट होता है वो जो स्ट्रक्चर है वो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है. इसका मतलब जब उसके एक मेंबर को दूसरे मेंबर से कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली जो बीच में जॉइंट बनता है उसको पिन जॉइंट कहा जाता है. राइट. तो आप कोई भी जब ट्रस्ट देखेंगे तो उसमें जो जॉइंट्स बने रहते हैं, जितने भी नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं वो पिन जॉइंटेड होते हैं. पहली बात आपको ये याद रखनी है. सेकंड पार्ट अगर मैं बात करता हूं तो मेंबर आर कनेक्टेड बाय स्मूथ पिंस एट द एंड्स. दैट मीन की नंबर ऑफ मेंबर्स, मैंने बोला कि ये पिन जॉइंटेड मेंबर है. दैट मीन कि दो मेंबर जब आपस में कनेक्ट होंगे, लाइक मान के चलिए कोई एक मेंबर आपका ये जा रहा है, दूसरा मेंबर आपका ये जा रहा है, तो यहाँ पे जब ये कनेक्टेड होगा इसका मतलब कि यहाँ पे ये क्या हुआ, ये पिन के थ्रू कनेक्ट किया गया, स्मूथ पिन के थ्रू कनेक्ट किया गया. दैट मीन कि ये पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है. नंबर ऑफ मेंबर जो कनेक्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर पिन के ऊपर कनेक्ट होते हैं, स्मूथ पिन के ऊपर कनेक्ट होते हैं. राइट. थर्ड पॉइंट इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि लोड कैन बी अप्लाइड ओनली एट द ज्वाइंट. दैट मीन कि अगर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्रस्ट बना हुआ है, तो कभी भी जो लोड होगा ना वो ज्वाइंट के ऊपर ही होगा. जैसे कि लाइक यहाँ पे कोई पिन ज्वाइंट है और यहाँ से ये मेंबर कनेक्ट, तो लोड जो होगा हमेशा यहाँ पे आपको लोड दिखेगा, यहाँ पे आपको लोड दिखेगा. ये लोड हो सकता है जो कि इस ज्वाइंट पे ट्रांसफर हो रहा है, या ये लोड हो सकता है जो कि इस ज्वाइंट पे ट्रांसफर हो रहा है. कभी भी लोड आपको मेंबर के ऊपर नहीं दिखेगा, यहाँ पे ये लोड नहीं दिखेगा. तो तीसरी बात आपको ये याद रखनी है. पहली बात मैंने बोला कि ये पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है. दूसरी बात जो दो मेंबर कनेक्ट होते हैं वो एक स्मूथ पिन के ऊपर आके कनेक्ट होते हैं. तीसरी बात, कभी भी जो लोड इस पे अप्लाई किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, वो हमेशा ज्वाइंट के ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है. मेंबर के ऊपर कभी आपको लोड देखने को नहीं मिलेगा. जहां भी देखेगा या तो इस ज्वाइंट पे लग रहा होगा, या इस ज्वाइंट पे लग रहा होगा, या इस ज्वाइंट पे लग रहा होगा. मेंबर पे कभी भी कोई लोड नहीं आएगा. तो ये कुछ बात आपको याद रखनी है. इसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेंबर कैन कैरी ओनली एक्सियल लोडिंग, टेंशन और कंप्रेशन. दैट मीन कि इसके जो मेंबर्स हैं, जैसे इनको हम मेंबर्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं. ये इसके मेंबर्स, ये मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है. तो जो मेंबर हैं वो सिर्फ कैरी करते हैं एक्सियल लोड. एक्सियल लोड का मतलब क्या होता है कि लाइक ये मेरे पास हाथ में पेन रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको खींचता हूं इस तरीके से, इसका मतलब इसके एक्सिस के अलॉन्ग लोड लग रहा है, ये इसका एक्सियल लोड. या मैं इसको दबा रहा हूं तो ये भी क्या है, एक्सियल लोड है. तो अगर मैं इसको खींच रहा हूं दैट मीन कि ये एक टेंसाइल एक्सियल लोड है क्योंकि मैं इसको खींच रहा हूं. और अगर मैं इस पेन को दबा रहा हूं दैट मीन कि ये एक कंप्रेसिव एक्सियल लोड है. तो ये बोल रहा है कि जो ट्रस के मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ एक्सियल लोड को ही कैरी करते हैं, जो कि टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है. अब टेंसाइल और कंप्रेशन कैसे याद रखना है आपको, तो याद रखिएगा कि जब भी ज्वाइंट से दूर जा रहा है, अबे जा रहा है, इसका मतलब वो लोड टेंसाइल. इसका मतलब वो लोड क्या है, टेंसाइल. लाइक जैसे ये ज्वाइंट है आपका, ये क्या है, ये आपका ज्वाइंट है, और आपका जो फोर्स मैंने निकाला वो इस डायरेक्शन में है, जो ज्वाइंट से दूर जा रहा है. दैट मीन कि इस मेंबर पे जो लोड आएगा वो टेंसाइल होगा. और जो टुवर्ड द ज्वाइंट आ रहा है, मतलब ज्वाइंट की तरफ आ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कंप्रेसिव लोड. तो अबे फ्रॉम द ज्वाइंट क्या लेंगे, उसको टेंसाइल लेते हैं, और टुवर्ड द ज्वाइंट हम लोग क्या लेते हैं, उसमें हम कंप्रेसिव लोड लेते हैं. राइट. उसके बाद एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो क्या है कि बाइंडिंग मोमेंट
इन ऑल द मेंबर्स आर जीरो। दैट मीन कि यहाँ पे बैंडिंग मोमेंट की कुछ भी बात नहीं होती है, सारे मेंबर्स के ऊपर बैंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर है, दैट मीन कि यहाँ पे बैंडिंग मोमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो। चाहे इसकी बात करो इस पे भी बैंडिंग मोमेंट जीरो होगा, इसकी बात करोगे इस पे भी जीरो होगा, इस पे बात करोगे इस पे भी जीरो होगा। जो भी बात होगी सिर्फ फोर्स की बात होगी, और वो भी कौन से फोर्स की, एक्सियल फोर्स की। एक्सियल फोर्स जो कि कंप्रेसिव भी हो सकता है और जो भी टेंसाइल भी हो सकता है, राइट। अब इसी के बाद अगर हम बात करते हैं ट्रस की इक्वेशंस के लेके, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अगर मैं आपको ट्रस के ऊपर इक्वेशंस की कुछ बात करता हूं, तो इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो कभी भी याद रखिएगा कि किसी ट्रस के किसी भी ज्वाइंट के ऊपर, ट्रस के किसी भी ज्वाइंट के ऊपर अगर मैं आपसे 2D स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, कौन से स्ट्रक्चर की, 2D स्ट्रक्चर की, तो हमेशा याद रखिएगा दो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को वहां पे कंसीडर किया, या दो नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस को वहां पे कंसीडर किया जाता है। और अगर मैं 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, किसकी, 3D स्ट्रक्चर की, तो वहां पे कितनी, वहां पे 3 नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस होंगे या इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज किया जाएगा। दैट मीन क्या होता है, जैसे कि मैंने ये बोला कि ये मेंबर का ज्वाइंट है, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, या मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करूं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करूं, तो कितनी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, दो। कौन कौन सी दो है, एक है समेशन एफ एक्स इक्वल जीरो, और दूसरी क्या है, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। नॉर्मल स्ट्रक्चर पे आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कितनी होती थी, नॉर्मल स्ट्रक्चर पे तीन होती थी। समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, और समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट इक्वल जीरो। बट आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रस पे हमेशा बैंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब बैंडिंग मोमेंट की कंडीशन तो हट ही गई। इसका मतलब यहां पे सिर्फ हम लोग जो बात करेंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में आने वाले फोर्स की बात करेंगे, या हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने वाले की फोर्स की बात करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आने वाले फोर्सेस मतलब कि समेशन वाई इक्वल जीरो, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने वाले फोर्सेस मतलब समेशन एफ एक्स इक्वल जीरो। इसका मतलब 2D स्ट्रक्चर में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारे पास होंगी वो कितनी होंगी, टू होंगी, टू होंगी। लेकिन जब मैं 3D स्ट्रक्चर की बात करूंगा, 3D स्ट्रक्चर जैसे 2D में बताया कि मैंने वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में, लेकिन जब मैं 3D स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इसमें भी एक तो होगा वाई डायरेक्शन में, एक फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में, और एक तीसरा फोर्स हो जाएगा कौन सा, जेड डायरेक्शन में। 3D में जेड डायरेक्शन में भी आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशंस आपकी कितनी रहेंगी, यहाँ पे आपकी इक्वेशंस रहेंगी 3। तो ये भी याद रखना है कि 2D स्ट्रक्चर मतलब 2 और 3D स्ट्रक्चर मतलब 3, राइट। और आगे जब एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा इसको कैसे हमको यूज करना। अब इसके बाद मैं आगे जाता हूँ, ट्रस के बारे में एक और कुछ पॉइंट है जो हमसे कई बार पूछ लिया जाता है। क्या होता है, ट्रस की अगर मैं बात करूं तो 2D ट्रस के ऊपर, 2D ट्रस के ऊपर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, m इक्वल होता है 2j-3। m इक्वल क्या होता है, 2j-3 होता है। और 2j-3 क्या है, तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके लिए आप मेरा इसका फर्स्ट लेक्चर देखिए, जिसमें मैंने आपको इंडिटर्मिनेसी पढ़ाया। जब मैंने आपको इंडिटर्मिनेसी पढ़ाया था, मैंने ट्रस के ऊपर भी इंडिटर्मिनेसी पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि 2D स्ट्रक्चर पे अगर आपको जब इंडिटर्मिनेसी निकालनी है तो किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म होता है। तो m इक्वल 2j-3 किसके लिए होता है, 2D स्ट्रक्चर के लिए होता है। अब इसमें कई बार क्या पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेसिकली आपका जो ट्रस है वो परफेक्ट ट्रस है क्या, या रिडंडेंट ट्रस है, या डेफिशिएंट ट्रस है, किस टाइप का ट्रस है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी m इक्वल 2j-3 होता है, इसका मतलब जितने भी उस ट्रस के ऊपर नंबर ऑफ मेंबर है, m मतलब नंबर ऑफ मेंबर, जितने भी मेंबर है आप काउंट कर लीजिए, मान लीजिए 10 मेंबर है तो 10 हो जाएगी m की वैल्यू, इंटू 2 इंटू जे मतलब उसके ऊपर जितने भी नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हैं, लाइक जैसे ये ट्रस मैंने बनाया इसके ऊपर 1 2 3 ज्वाइंट है, जितने भी नंबर ऑफ ज्वाइंट है तो जे हो जाएगा, और -3 करेंगे। अगर ये कंडीशन बन रही है जितने नंबर ऑफ मेंबर है इक्वल हो रहा है 2j-3 के, ये इक्वल होता है, m के इक्वल की कंडीशन आ रही है, दैट मीन कि आपका जो ट्रस होगा वो कौन सा ट्रस होगा, वो आपका परफेक्ट ट्रस होगा। कौन सा ट्रस होगा, वो आपका परफेक्ट ट्रस होगा, परफेक्ट ट्रस होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि m जो है वो ग्रेटर देन होता है 2j-3 से, 2j-3 से मतलब नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा है, लेकिन जो 2j-3 की कंडीशन है वो क्या है, कम है, उस कंडीशन में आपका जो ट्रस होगा वो क्या होता है, वो रिडंडेंट ट्रस होता है। कौन सा ट्रस होता है, रिडंडेंट ट्रस होता है। और अगर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि m जो होता है वो लेस देन हो जाता है, किससे, 2j-3 से, 2j-3 से, उस कंडीशन में आपका जो ट्रस है वो डिफिशिएंट ट्रस हो जाता है, मतलब टी डिफिशिएंट ट्रस हो जाता है। तो अगर बराबर है मतलब पीटी परफेक्ट ट्रस, अगर ग्रेटर देन है m तो
RT मतलब रिडंडेंट ट्रस्ट, और M अगर लेस देन है 2J-3 से तो क्या हो जाएगा, वह डिफिशिएंट ट्रस्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आपको इस कंडीशन से याद रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला कैसे आया है, वो उसके लिए आप स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जब मैंने पढ़ाया था, उसमें ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको जाके देखिए। और इसके साथ साथ में मैंने 2D के साथ में 3D स्ट्रक्चर के लिए भी बताया था। जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसमें m इक्वल कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था 3J-6 के बराबर होता है। तो ये चीज भी मैंने वहां पे बता दी। तो ये भी कुछ याद रखिएगा, बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आपका जो ट्रस एक बना के दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये परफेक्ट ट्रस है, ये रिडंडेंट ट्रस है, या डिफिशिएंट ट्रस है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ ये कंडीशन देखनी है, इसके बेसिस पर सेटिस्फाई जहां पे हो रहा है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का ट्रस है। क्लियर? अब अगर मैं बात करता हूं, इसी तरीके से मैंने आपको ट्रस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए जो याद रखना था। उसके बाद मैंने आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के बारे में बता दिया, फिर मैंने परफेक्ट ट्रस्ट आपको बता दिया, रिडंडेंट ट्रस्ट क्या होता है, डिफिशिएंट ट्रस्ट क्या होता है, ये बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास ट्रस्ट का क्वेश्चन आता है तो हमसे ट्रस्ट के ऊपर, मेंबर के ऊपर फोर्सेस पूछे जाते हैं। कोई भी एक मेंबर हमें दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके ऊपर आप बताइए कि कितना फोर्स ट्रांसफर हो। सबसे ज्यादा जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा कि ट्रस्ट के किसी भी मेंबर के ऊपर जो फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने की बेसिकली दो मैथड है। एक मैथड है मैथड ऑफ सेक्शन, और दूसरी है मैथड ऑफ ज्वाइंट। मैथड ऑफ ज्वाइंट काय की मैथड है ये मैथड है कि ट्रस्ट के मेंबर के ऊपर आपको अननोन फोर्सेस अगर कैलकुलेट करने हैं, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दो मैथड बनाई गई हैं। एक मैथड ऑफ सेक्शन होती है जिसमें हम सेक्शन काटते हैं, उसके बाद मूवमेंट लेके हम अननोन फोर्स को निकाल लेते हैं, और एक होती है मैथड ऑफ ज्वाइंट। सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होती है वो मैथड ऑफ ज्वाइंट होती है, बिकॉज मैथड ऑफ सेक्शन में सेक्शन काटने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है, जिससे आपके क्वेश्चंस का आंसर गलत आ सकता है। मैथड ऑफ ज्वाइंट ऐसा होता है कि जो सिंपल वे में होता है। तो मैथड ऑफ ज्वाइंट को पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए, आप लोग मेरा फर्स्ट यूनिट जो है, मैंने फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को मैथड ऑफ ज्वाइंट बताया है, जिसमें एक पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल कराया। तो पहले उससे मैथड ऑफ ज्वाइंट कैसे की जाती है उसको अच्छे से सीख लेना, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना, किस तरीके से अप्लाई कर सकते, क्योंकि गेट के क्वेश्चन है तो यहाँ पे तो हमें शॉर्ट में काम करना है, तो यहाँ पे हम लोग डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। डिटेलिंग करनी है तो उसके लिए हमारा सब्जेक्ट है, उसको आप प्रॉपर तरीके से व्यू करेंगे। राइट? तो कभी भी याद रखिएगा कि हम लोग जो मोस्टली बात करेंगे वो मैथड ऑफ ज्वाइंट की बात करने वाले हैं। मैथड ऑफ सेक्शन कई बार हम लोगों को उस केस में अप्लाई करना पड़ता है जब मैथड ऑफ ज्वाइंट हम लगा नहीं सकते, कुछ ऐसी कुछ कंडीशन बन रही। अदरवाइज ट्राई करें कि मैथड ऑफ ज्वाइंट लगाएं, तो इससे आपका जो आंसर होगा वो सही होगा। बाकी दोनों मैथड है, ये दोनों मैथड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कई बार एग्जाम में तो मोस्टली लिखा नहीं आता कि किस मैथड से करना है, बट आपको जिससे भी करना है आपको अननोन फोर्स को कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद मैं करूँ कुछ कॉन्सेप्ट है इसके, बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं जो आपको याद होने चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट बोलता है इफ द फोर्स इन द मेंबर इज अवे फ्रॉम द जॉइंट, द फोर्स इन द मेंबर इज टेंसाइल इन नेचर। अभी मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके जॉइंट से फोर्स जो है वो अवे जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, टेंसाइल होगा। और अगर टूवर्ड द जॉइंट जा रहा है उस केस में क्या होगा, वो फोर्स क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप पता कर पाएंगे कि वो माइनस में है कि प्लस में होगा। राइट? दूसरी पॉइंट आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इफ अ ज्वाइंट, थ्री मेंबर, किसी ज्वाइंट पे तीन मेंबर्स आर कनेक्टेड आउट ऑफ विच, और उनमें से किसी दो, जो दो मेंबर्स हैं, आर टू मेंबर आर कोलिनियर and no external load is acting at the joint, then the force in the third member is zero। इसका मतलब क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कंडीशन आपके पास, मान लीजिए आपकी ये कोई पॉइंट है, ये ज्वाइंट है, यहाँ ये है ज्वाइंट, ठीक है। एक ये मेंबर कोई ए है, यहाँ से एक मेंबर जा रहा है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ से कोई एक मेंबर यहाँ कनेक्ट हुआ है, सी के लिए कनेक्ट। राइट? तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ अ ज्वाइंट ऑफ थ्री मेंबर आर कनेक्टेड, तो यहाँ पे तीन मेंबर हो गए, एक ये मेंबर हो गया, एक ये मेंबर हो गया, और एक ये मेंबर हो गया। आउट ऑफ विच टू आर कोलिनियर, उसमें से दो मेंबर कोलिनियर होने चाहिए। तो दो मेंबर कोलिनियर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों कोलिनियर, ये और ये जो ए से यहाँ गया पॉइंट तक, और ये यहाँ से यहाँ तक गया, दो मेंबर कोलिनियर है। अगर दो मेंबर कोलिनियर है एंड नो एक्सटर्नल लोड एक्टिंग एट अ ज्वाइंट, और इस ज्वाइंट पे अगर कोई भी लोडिंग नहीं लग रही है, जैसे अभी इस ज्वाइंट पे कोई लोडिंग नहीं है, कोई लोडिंग नहीं लगे, इन दैट केस आपका जो थर्ड मेंबर होगा ना, जो इस पॉइंट से सी पे गया है, इस पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। अब ये कहां काम आएगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको एक ट्रस्ट दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इस मेंबर पे आप बताओ फोर्स कितना है।
नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे जिसमें एक ऑप्शन आपको जीरो भी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना कि अगर जिस ज्वाइंट पे आप खड़े हो उससे कनेक्टेड ये मेंबर है और इस पे आपको फोर्स बताना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर दो मेंबर आपस में कोलिनियर हैं और इस ज्वाइंट पे अगर कोई लोडिंग नहीं है, दैट मीन कि जो थर्ड मेंबर होगा उस पर डायरेक्टली आप क्या मान, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दूसरा और कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इफ अ ज्वाइंट, अगर कोई ज्वाइंट है, टू मेंबर्स आर कनेक्टेड और उसमें दो मेंबर कनेक्ट कर रहे हैं एंड आर नॉन कोलिनियर, और वो कोलिनियर नहीं है, और नो एक्सटर्नल लोड, और कोई एक्सटर्नल लोड भी नहीं एट द ज्वाइंट, द फोर्स इन दी बोथ मेंबर इज इक्वल टू जीरो। इस केस में बोथ मेंबर्स पे आपका क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको थर्ड कंडीशन बताई। वो कंडीशन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि इसने बोला है कि दो मेंबर है, ये मेंबर है और ये मेंबर है, ठीक, और कोलिनियर नहीं है ये दोनों मेंबर, ये दोनों मेंबर आपके क्या है, कोलिनियर नहीं है। लाइक इस टाइप से बना लीजिए, ये बना लीजिए या कुछ ऐसा बना लीजिए, कोलिनियर नहीं, दोनों एक दूसरे के लीनियर नहीं। और ज्वाइंट के ऊपर ये ज्वाइंट है या ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है या ये ज्वाइंट है, और ज्वाइंट के ऊपर कोई लोडिंग भी नहीं है। उस केस में इस वाले मेंबर पे और इस वाले मेंबर पे, दोनों मेंबर पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है, इफ अ ज्वाइंट, एक ज्वाइंट है जैसे ये ज्वाइंट है या ये ज्वाइंट है, टू मेंबर आर कनेक्टेड, दो मेंबर कनेक्ट, एक ये और एक ये, इसमें भी एक ये और एक ये कनेक्टेड, एंड आर नॉन कोलिनियर, और ये कोलिनियर नहीं है, तो दोनों में कोलिनियर नहीं, विथ नो एक्सटर्नल लोडिंग, और कोई एक्सटर्नल लोडिंग भी नहीं है ज्वाइंट के ऊपर, इन दैट केस फोर्सेस इन बोथ द मेंबर्स आर जीरो। इसका मतलब इस मेंबर पे और इस मेंबर दोनों पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो अगर आपको कोई ट्रस्ट दे दिया जाता है और उस पर ऐसी कुछ सिचुएशन मिलती है तो डायरेक्टली आप उस पर क्या बोल सकते हैं कि दोनों मेंबर्स के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्लियर। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें तीन मेंबर थे, दो कोलिनियर थे और तीसरा कोलिनियर नहीं था और कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं थी, तो थर्ड वाला जो मेंबर होता है उस पर जीरो होती है। और यहां पे बोल दिया कि नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैं और उसमें एक ज्वाइंट है जिस पर कोई लोडिंग नहीं है, उस केस में दोनों के ऊपर जो फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो। अब इसी तरीके से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या बोल रहा है, इफ अ ज्वाइंट टू मेंबर आर कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल लोड इज एक्टिंग एट द ज्वाइंट, इफ इट इज अलोंग वन ऑफ द मेंबर देन द सेकंड मेंबर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि फिर से बोल रहा है कि ये कोई दो मेंबर्स है, यहां पे ये ज्वाइंट और इस ज्वाइंट पे यहां पे कुछ ऐसा लोड लगा है, ये लोड लगा हुआ है, ये लोड लगा है। तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि ये दो मेंबर हो गए आपके और एक्सटर्नल लोडिंग लगी है, तो ये क्या लोड लगी है, इस मेंबर के अलोंग लगी है, ये वाले मेंबर के, ये वाले मेंबर, अगर मैं मान लीजिए इसको ए बोल देता हूं, उसको बी बोल देता हूं, तो लोडिंग किसके मेंबर के, ओ ए के अलोंग। इसका मतलब ओ बी के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि अगर आपके ट्रस में कोई ज्वाइंट आता है, उसके ऊपर एक मेंबर के अलोंग लोड लगा है, तो दूसरे मेंबर के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये जो तीन कंडीशंस मैंने आपको जो बताई, वो आप इसको डायरेक्टली याद रख लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए इसको, बिकॉज ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे और आपके आंसर्स तुरंत आ जाए। राइट। तो पहली कंडीशन जिसमें तीन मेंबर है, कोई लोडिंग नहीं है, दो कोलिनियर मेंबर है, तीसरे पे जीरो हो जाएगी फोर्स की वैल्यू। दूसरी कंडीशन जिसमें दो नॉन कोलिनियर मेंबर्स है, कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, तो दोनों पे फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। और तीसरी कंडीशन जिसमें दो मेंबर्स हैं जो कि कोलिनियर नहीं है, एक एक्सटर्नल लोडिंग लगी है जो कि अलोंग लगी है किसी मेंबर के, तो दूसरे मेंबर पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ट्रस्ट के बारे में, कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसको आप समझिएगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।